हेलो बच्चों, नमस्कार। संकुलम फाउंडेशन में मैं अंकित राज एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा और विषय हमारा कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम रिवीजन कर रहे हैं और मैं लेकर आया हूं आपके लिए पार्ट 3। तो चलिए बिना देरी किए हुए सीधे चलते हैं पार्ट 3 के प्रश्नों की तरफ। और पार्ट 3 के प्रश्नों को हम देखते हैं। ये हमने पिछली बार देखा था, बड़ा काम का प्रश्न था। सारे फुल फॉर्म इसमें दिए हुए थे, कुछ परिभाषाएं भी थी और निश्चित रूप से इनमें से कुछ न कुछ आपके वार्षिक परीक्षा में आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो इसे अच्छे से तैयार करें, अपन आगे बढ़ते हैं। आहा, ये भी बड़ा काम का प्रश्न है। परिभाषा लिखिए। 100% जितनी परिभाषाएं मैं इस प्रश्न में बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वो सारी परिभाषाएं आपको याद करना है, परीक्षा में आएगी। 100% इनमें से ही आएगा, इससे बाहर तो क्या आएगा। इसलिए ये परिभाषाएं आपको याद करना जरूरी है। अच्छे से पढ़े, समझ में आएगी। चलिए, सबसे पहली परिभाषा कंप्यूटर की। कंप्यूटर क्या है, हमने पढ़ रखी है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, डेटा को संग्रहित करता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट करता है। ठीक है, यह एक ऐसी मशीन है जो उपयोगकर्ता के निर्देशों को समझती है और उनको परिणामों में बदलती है। कंप्यूटर की परिभाषा है, हमने खूब पढ़ रखी है। इनपुट इकाई पढ़ रखी है हमने। इनपुट इकाई कंप्यूटर का महत्वपूर्ण घटक है। उपयोगकर्ता द्वारा यानी कि यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों और डेटा को कंप्यूटर में डालने के लिए इनपुट, नाम से क्लियर है, इनपुट अंदर रखने के लिए काम में लिया जाता है, आउटपुट बाहर रखने के लिए। ठीक है, ऐसे डिवाइस, ऐसे ऐसे यूनिट जो कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को उपयोगकर्ता को प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, अगला एएलयू। अच्छा, पहले अपन ने फुल फॉर्म देखा था, परिभाषा आ गई है। एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक का मतलब होता है गणित की गणना। प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड होता है ना, जोड़ घटाव, जोड़ बाकी, गुणा भाग बोलते हो आप। तो एलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऐसी यूनिट, कंप्यूटर की ऐसी यूनिट, ऐसी इकाई, ऐसा यंत्र जो अरिथमेटिक ऑपरेशन करता है, मतलब जोड़ बाकी गुणा भाग करता है, और लॉजिकल मतलब निर्णय लेने का भी काम करता है, लॉजिकल डिसीजन लेने का काम करता है, उसको कहा जाता है एएलयू, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। परिभाषा देखो, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू का एक महत्वपूर्ण घटक है। ब्लॉक डायग्राम में हमने देखा था, सीपीयू के अंदर 3 भाग होते हैं, एएलयू एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, और मेमोरी। तो ये एएलयू क्या है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का एक महत्वपूर्ण घटक है जो गणितीय, एरिथमेटिक यानी गणितीय, और लॉजिक यानी तर्क संबंधी ऑपरेशनों को करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, फुल फॉर्म अगर याद है तो परिभाषा तो आप खुद ही बना सकते हो। एरिथमेटिक और लॉजिक ऐसा ऐसा महत्वपूर्ण घटक है, ऐसा महत्वपूर्ण कंपोनेंट जो एरिथमेटिक यानी कि गणितीय गणनाएं कर सकता है, और लॉजिकल यानी कि तर्क संबंधी गणनाएं कर सकता है। ठीक है, सीयू कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल, अरे नाम से क्लियर है भैया, कंट्रोल यूनिट पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है। कंप्यूटर यूनिट, कंप्यूटर सॉरी कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक महत्वपूर्ण घटक है जो कंप्यूटर के सभी ऑपरेशनों को नियंत्रित करता है ना, कंट्रोल करने का काम करता है, कमांड सेंटर है, ये सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। ठीक है, रैम, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर में एक प्रकार की मेमोरी होती है ये, जो क्या काम करती है, कंप्यूटर के सीपीयू को डेटा और निर्देशों को जल्दी से एक्सेस करने की अनुमति देता है। मतलब ये रैम वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर चालू, हमने पढ़ा भी था, रैम और रोम में अंतर भी पढ़ा था, आएगा आगे, रैम और रोम में अंतर। तो रैम जो है वो क्या, एक प्रकार की मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी है, जो सीपीयू को डेटा और निर्देश देती है। ठीक है, सीपीयू के लिए जो निर्देश और डेटा होते हैं वो रैम में ही सेव होते हैं, उसको एक्सेस करने की अनुमति देती है रैम होती है। रोम, रीड ओनली मेमोरी, ओनली रीड, ऐसी मेमोरी जिसमें हम केवल रीड कर सकते हैं। एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी होती है जो डेटा और निर्देशों को स्थायी रूप से संग्रहित रखती है। स्थायी रूप से, सबसे काम की बात क्या है, स्थायी रूप से संग्रहित रखती है, उसमें जो डेटा सेव है वो परमानेंट सेव रहता है ना, स्थायी रूप से सेव रहता है। यह मेमोरी कंप्यूटर के निर्माण के समय ही डेटा और निर्देशों को संग्रहित करती है। कंप्यूटर जब बनाया जाता है फैक्ट्री में जब कंप्यूटर बनता है उस समय
कंप्यूटर के अंदर उस मेमोरी के अंदर डेटा भर दिया जाता है, इसके बाद इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? केवल रीड किया जा सकता है, इसीलिए इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। अगली परिभाषा, डेटा। डेटा किसे कहते हैं? पढ़ा है हमने, सबसे पहली परिभाषा यही थी, है ना, जब क्लासेस चालू हुई थी। डेटा की परिभाषा, डेटा कंप्यूटर में संग्रहित और प्रोसेस किए जाने वाले कच्चे आंकड़े, संख्याएं, शब्द, छवियां, ध्वनियां, वीडियो, है ना, ये सारे क्या है, इनका संग्रह है, इसको बोलते हैं हम डेटा। ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या होता है? जब डेटा को अर्थपूर्ण बना दिया जाता है तो उसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है। मतलब इंफॉर्मेशन, सूचना। इंफॉर्मेशन का अर्थ होता है हिंदी में सूचना। सूचना क्या होती है? सूचना डेटा का अर्थपूर्ण और संगठित रूप है ना, अर्थपूर्ण डेटा को सूचना कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होती है? इंस्ट्रक्शन मतलब कमांड। इंस्ट्रक्शन एक आदेश या एक निर्देश है। इंस्ट्रक्शन क्या है? एक आदेश है, एक निर्देश है, जो कंप्यूटर को कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए कहा जाता है ना। जैसे कि मान लो कोई अभी जैसे मान लो ये वीडियो चल रहा है और मैं इस वीडियो को रोकना चाहता हूँ। आप रोकना चाहते हो, मतलब आपकी स्क्रीन पे वीडियो प्ले हो रहा है और आप इसे रोकना चाहते हो। कैसे रोकोगे? रोकने के लिए आप क्या करोगे? बीच में जो एक पॉज का बटन दिया हुआ है उस बटन को दबाओगे। वो बटन दबाओगे तो ये वीडियो जो आपके मोबाइल या कंप्यूटर में चल रहा है अभी, वो रुक जाएगा। तो हमने क्या किया कि उस पॉज वाले बटन को दबाया। बटन को दबाने से क्या हुआ? कंप्यूटर में एक इंस्ट्रक्शन गई, एक कमांड गई कि भैया इस वीडियो को रोको, है ना। यही कहलाता है इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर को आदेश देना इंस्ट्रक्शन कहलाता है। प्रोग्राम। प्रोग्राम तो मैंने बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ाया था। क्या होता है प्रोग्राम? अरे शादी का प्रोग्राम। शादी का प्रोग्राम है मतलब शादी की सारी तैयारियां करना है ना। शुरू से लेके लास्ट तक सारी तैयारियां करना है। सबसे पहले हम इनविटेशन कार्ड छपाएंगे, फिर किन किन लोगों को बुलाना है उनकी लिस्ट बनाएंगे, उनको फिर वो कार्ड पे नाम लिख के कार्ड उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद में हम सिस्टमेटिक सारे प्रोग्राम अरेंज करेंगे। सबसे पहले ये प्रोग्राम होगा, फिर ये होगा, फिर बारात आएगी, फिर उसमें दूल्हा आएगा, फिर वरमाला होगी, उसके बाद में फेरे होंगे, मतलब सिस्टमेटिक जो है। तो आप समझ रहे हो, एक के बाद एक गतिविधियों का संचालन करना प्रोग्राम कहलाता है। बस वो का वही है। क्या है प्रोग्राम? कंप्यूटर में चलने वाले निर्देशों का सेट। सेट मतलब समूह, है ना। कंप्यूटर में चलने वाले निर्देशों का समूह जो कंप्यूटर को विशिष्ट कार्य करने के लिए कहता है, उसे प्रोग्राम कहा जाता है। अंग्रेजी में प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन लिखते हैं, प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस का सेट है, निर्देशों का। इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश। प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, उसे प्रोग्राम कहा जाता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर, अब एक प्रोग्राम बना, ऐसे कई सारे प्रोग्राम जब इकट्ठे होते हैं तो उन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एक सॉफ्टवेयर में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए बनाए गए प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, अन्य डिजिटल सामग्री का जो संग्रह होता है उसे क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा इस साल पूछ सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। कैसा सॉफ्टवेयर होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर, हार्डवेयर मतलब जितने भी इसमें अंदर चिप वगैरह, सर्किट वगैरह, माउस, कीबोर्ड जितने भी जुड़े हुए हैं, इन सभी कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर और सभी सॉफ्टवेयर को चलाने का और उनको कंट्रोल करने का, प्रतिबंधित करने का, सॉरी, प्रबंधित करने का काम करता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है। अर्धवार्षिक परीक्षा में आया भी था, ऑपरेटिंग सिस्टमों के नाम लिखो। तो कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम थे हमारे? विंडोज, लाइनेक्स, है ना, एंड्रॉइड, आईओएस, उबंटू, ये क्या है? ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बड़ा अच्छा है लेकिन इसका उत्तर नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है क्योंकि मैंने आपको क्लास में पढ़ा दिया था। कंप्यूटर के प्रकारों का वर्णन कीजिए। चलिए इसको एक अगले वीडियो में इसको कवर कर लेंगे, कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये आ गया, वो आपका प्रश्न आ गया। दो ऑपरेटिंग सिस्टमों के नाम लिखिए। ऑपरेटिंग सिस्टमों के नाम ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, यूनिक्स,
उबंटू, एंड्रॉइड, आईओएस, ये ऑपरेटिंग सिस्टमों के नाम हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। विकल्प में ये प्रश्न आ सकता है, रिक्त स्थान में आ सकता है, या फिर इसी तरीके से आ सकता है कि किन्हीं दो ऑपरेटिंग सिस्टमों के नाम लिखिए। 1 नंबर का प्रश्न या हो सकता है 2 नंबर का प्रश्न आ जाए कि दो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिखो, तो बस 2 शब्द लिखना है और 2 नंबर मिल रहे हैं आपको। इन 5 में से कोई भी 2 शब्द लिखना है और 2 नंबर मिल रहे हैं, शर्त ये कि ये प्रश्न आ जाए परीक्षा में, है ना। तो हम तैयारी उस तरीके से करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, सुपर कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, हालांकि अभी तक कभी आया नहीं है, पर तैयारी कर लेनी चाहिए। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, पहले तो ये समझो। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, ऐसा कंप्यूटर जिसकी क्षमता, जिसमें असीमित क्षमताएं होती है, बहुत सारा बहुत सारे सीपीयू से मिलके बना होता है, उसे सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर, तेज भी होता है बड़ा भी होता है, इसलिए उसे सुपर कहा गया है। सुपर से ऊपर तो कौन ही होगा, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया, सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर की विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता उच्च गति, बहुत ज्यादा गति होती है। हमारे घर पे जो कंप्यूटर लगे हुए हैं, इससे सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा काम करता है, इसलिए उसकी गति उच्च होती है। ठीक है, बड़े डेटा प्रोसेसिंग की क्षमता, सुपर कंप्यूटर जो है वो बहुत बड़े बड़े डेटा को भी प्रोसेस कर सकता है, बहुत बड़े बड़े डेटा को प्रोसेस कर सकता है। जैसे सुपर कंप्यूटर के उपयोग भी देखे थे हमने, क्या देखा था, मौसम की भविष्यवाणी, है ना, कब तूफान आएगा, तूफान कितनी देर में तट से टकराने वाला है, हवा की गति कितनी चल रही है, ये है ना, कितनी देर बाद तूफान की गति जो है वो धीमी हो जाएगी। इस प्रकार के डेटा को कैलकुलेट करने के लिए सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। मल्टी प्रोसेसिंग विशेषता है इसकी, सुपर कंप्यूटर की विशेषता है, गति बहुत उच्च होती है, डेटा बहुत बड़े बड़े डेटा को भी प्रोसेस कर सकता है। मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी मतलब बताया था हमने बहुत सारे, प्रोसेस यानी प्रोसेस, एक बार में कई सारे प्रोसेस पे काम कर सकता है। संग्रहण क्षमता बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा डेटा इकट्ठा कर सकते हो। आप जो रील्स बनाते हो ना व्हाट्सएप वगैरह पे या इंस्टाग्राम पे, जो रील्स बनाते हो, है ना, तो इतनी ज्यादा रील्स है, तो ये कहाँ पर सेव होती है, ये बड़े बड़े कंप्यूटर्स में सेव होती है। उन कंप्यूटर्स की संग्रहण क्षमता बहुत ज्यादा होती है ना। उन्नत एल्गोरिथम, इनका जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम का मतलब होता है कि इनकी जो इनमें जो प्रोग्राम डले होते हैं, वो प्रोग्राम बहुत उन्नत होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, है ना, उन्नत एल्गोरिथम इसमें होते हैं। विशेष हार्डवेयर का उपयोग किया जाता है, सुपर कंप्यूटरों में विशेष प्रकार के हार्डवेयर घटक होते हैं जो इनकी उच्च गति और उच्च प्रदर्शन क्षमता को प्रदान करते हैं ना, विशेष प्रकार के हार्डवेयर इसमें लगे होते हैं। शीतलन प्रणाली, शीतलन मतलब शीत मतलब ठंडा, शीतलन प्रणाली कूलिंग 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 सिस्टम, एसी, सुपर कंप्यूटर में एसी भी लगे होते हैं, ठंडे है ना, जो कंप्यूटर को ठंडे रखने का काम करते हैं। सुपर कंप्यूटर अगर ठंडा नहीं रहेगा तो बहुत गर्म हो जाएगा, थोड़ी सी टेंशन होती है तो हमारा दिमाग गर्म हो जाता है, तो फिर सुपर कंप्यूटर तो क्या ही गर्म होगा, है ना। सुपर कंप्यूटर को गर्म होने से बचाने के लिए उसमें शीतलन प्रणाली यानी कि कूलिंग सिस्टम उसमें लगाया जाता है। ये सुपर कंप्यूटर की विशेषता है। और देखो उच्च सुरक्षा, सुपर कंप्यूटर के डेटा की जो सुरक्षा होती है वो बहुत उच्च लेवल की होती है। इसमें विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग, सुपर कंप्यूटर का उपयोग अनुसंधान और विकास में किया जाता है ना, अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। ये सुपर कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, आ सकती है, पढ़ लेना, तैयारी कर लेना। मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन और बार बार टेस्ट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, रैम और रोम में अंतर लिखिए। रैम और रोम में क्या अंतर है, तो लिख लेते हैं साहब। रैम अस्थायी मेमोरी, हमने देखा था, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम जो है वो अस्थायी मेमोरी है, मतलब इसमें डेटा परमानेंट सेव नहीं रहता है, लाइट बंद होते ही रैम खाली हो जाती है, उसमें सारा डेटा जितना भी सेव किया हो वो सारा डेटा नष्ट हो जाता है, अस्थायी होता है। रैम क्या करती है, डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने का काम करती है। रैम कंप्यूटर के प्रदर्शन और कंप्यूटर की गति को बढ़ाती है, कंप्यूटर में जितनी ज्यादा रैम होगी कंप्यूटर उतना फास्ट काम करेगा। आप मोबाइल खरीदते हो, मोबाइल में भी आप रैम देख के खरीदते हो, 4 GB का चाहिए, 6 GB का लेवे, 8 GB का लेवे, है ना। तो जितनी ज्यादा रैम होगी उतना ज्यादा प्रदर्शन और गति उतनी अच्छी होगी। डेटा को बदला जा सकता है, बिल्कुल, रैम में तो डेटा को बदला ही जा सकता है, चेंज कर सकते हैं हम डेटा को।
बिजली बंद होने पर डेटा खो जाता है ना, बिजली बंद होने पर रैम का डेटा खो जाता है। लेकिन अब रोम देखो, रोम स्थायी मेमोरी, रैम तो थी वो अस्थायी थी, रोम स्थायी है, स्थायी मतलब परमानेंट है, इसमें डेटा एक बार लिखने के बाद कभी डिलीट नहीं होता है। हाँ, केवल पढ़ने योग्य, इसमें केवल डेटा को पढ़ा जा सकता है, इसीलिए इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी, केवल रीड कर सकते हो। डेटा और निर्देशों को संग्रहित करती है, डेटा को बदला नहीं जा सकता है। देखो, रैम में क्या लिखा हुआ है, डेटा को बदला जा सकता है, यहाँ पे डेटा को बदला नहीं जा सकता है, डेटा को नहीं बदल सकते हो, इसीलिए तो रीड ओनली है, केवल रीड कर सकते हो, पढ़ने योग्य है, पर डेटा को बदल नहीं सकते हो। और इससे भी खास बात, बिजली बंद होने पर इसमें डेटा सुरक्षित रहता है, और रोम में, और रैम में जो है वो डेटा खो जाता है। रैम में क्या होता है, इस रैम में बिजली बंद होने पर डेटा खो जाता है, रोम के अंदर बिजली बंद होने पर डेटा पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। आगे समझ में? तो ये है रैम और रोम में अंतर। रैम की परिभाषा आ सकती है तो भी इसी प्रश्न में से लिखना है ना, परिभाषा आ जाए तो भी यहीं से लिखना है, अंतर आ जाए तो भी यहीं से लिखना है, या हो सकता है कि विकल्प वाला प्रश्न दे दे, निम्न में से ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसके डेटा को बदला नहीं जा सकता है, तो उसमें कहीं ना कहीं रोम लिखा आएगा, बदला नहीं जा सकता है मतलब रोम है, रोम का डेटा नहीं बदल सकते, तो आपको रोम के ऊपर टिक करना है। तो प्रश्न कहीं से भी आए, तैयारी हमारी पूरी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये तो अक्सर पूछा जाता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है। तो ये अंतर हमने लिखा भी, बहुत बहुत टेस्ट में भी दिया है, पढ़ा भी है। हार्डवेयर क्या होता है साहब, हार्डवेयर भौतिक डिवाइस होता है ना, ऐसा डिवाइस जो भौतिक रूप से होता है, सॉफ्टवेयर डिजिटल रूप में होता है। हार्डवेयर को बदलने के लिए भौतिक रूप से कार्रवाई करना पड़ती है, नट बोल्ट खोलना पड़ते हैं, स्क्रू चेंज करना पड़ते हैं, तब जाके हार्डवेयर को चेंज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को बदलने के लिए कोडिंग में बदलाव करना पड़ता है। हम्म हार्डवेयर जो है वो कंप्यूटर की गति और प्रदर्शन को बढ़ाता है। हार्डवेयर अभी हमने देखा था, रैम, रैम क्या है, मेमोरी, मेमोरी हार्डवेयर है, जितनी ज्यादा मेमोरी होगी कंप्यूटर उतना तेज काम करेगा। तो हार्डवेयर कंप्यूटर की गति और प्रदर्शन को बढ़ाता है, और सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, सॉफ्टवेयर तो किसी विशेष कार्य को करने के लिए कहता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और अंतर भी मैंने लिखा है तो जो यहाँ पे नहीं आए हैं, जैसे हार्डवेयर को, हार्डवेयर भौतिक होता है मतलब हार्डवेयर को छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर डिजिटल होता है, सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते, हार्डवेयर को छू सकते हैं, है ना। हार्डवेयर सस्ता होता है, सॉफ्टवेयर महंगा होता है, ये भी हमने पढ़ा था, हार्डवेयर सस्ता होता है, सॉफ्टवेयर महंगा होता है ना। हार्डवेयर अगर खराब हो जाता है तो उसे पूरा जो है वो बदला जा सकता है, सॉफ्टवेयर अगर खराब हो जाता है तो उसे फिर से इंस्टॉल करना पड़ता है ना। यहाँ पे हार्डवेयर को बदलना पड़ता है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर परीक्षा में आ सकता है, लिखना है। अब मेमोरी कितने प्रकार की होती है, ये प्रश्न और कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को फिनिश करेंगे। चलिए, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक का वर्णन कीजिए। तो साहब, कंप्यूटर में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर में मेमोरी जो है वो दो प्रकार की होती है, मुख्य रूप से कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार की होती है, दो। हमारे दिमाग में तो एक ही प्रकार की मेमोरी, कंप्यूटर में दो प्रकार की, कौन कौन सी, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अरे प्राइमरी सेकेंडरी कैसे याद रखेंगे, स्कूल होते हैं, स्कूल, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, बस वही प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, दो प्रकार की मेमोरी होती है। इसने पूछा भैया मेमोरी कितने प्रकार की होती है, मेमोरी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, प्राइमरी होती है और सेकेंडरी होती है। अब पूछ रहे हैं प्रत्येक का वर्णन कीजिए, कर लेते हैं वर्णन। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी फिर तीन प्रकार की होती है, वर्णन करना है तो विस्तार से लिखना पड़ेगा। तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो तीन प्रकार की होती है, कौन कौन सी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जो है वो प्राइमरी मेमोरी होती है। रोम, रोम भी प्राइमरी मेमोरी होती है, और प्राइमरी मेमोरी में एक और आती है, उसको बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। तीन प्रकार की प्राइमरी मेमोरी होती है, अब तीनों को एक एक करके देख लेते हैं। रैम, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, अभी पढ़ के आए अपन फुल फॉर्म। रैम कैसी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है, जिसमें डेटा केवल तब तक ही सुरक्षित रहता है जब तक कि कंप्यूटर चालू है, कंप्यूटर बंद डेटा खत्म, इसको बोलते हैं रैम। रोम, रीड ओनली मेमोरी, ऐसी मेमोरी
जिसमें से केवल डेटा को रीड कर सकते हैं, उस डेटा में बदलाव नहीं किया जा सकता है, ये मेमोरी स्थायी होती है, इसे रोम कहा जाता है। तीसरी एक और होती है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी एक प्रकार की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, देखो ये शब्द बड़ा काम का है, नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब वाष्पीकृत, वोलेटाइल VOLATILE, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, वाष्पीकृत, जिसको भाप बना के उड़ाया जा सकता है। नॉन वोलेटाइल ऐसी मेमोरी जो नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब भाप का तो मतलब नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब इसमें से डेटा डिलीट नहीं होता है, डेटा उड़ता नहीं है। नॉन वॉलेटाइल है मतलब इसमें डेटा उड़ता नहीं है, जो डेटा को संग्रहित रखती है और बिजली बंद होने पर डेटा को सुरक्षित भी रखती है, ये फ्लैश मेमोरी होती है। लेकिन तो साहब ये का ये काम तो रोम भी तो कर रही है, रोम भी स्थायी मेमोरी होती है, डेटा को बदला नहीं जा सकता है, बिजली बंद होने पर डेटा भी सेव होता है, तो रोम में भी होता है। फिर फ्लैश और रोम में क्या अंतर, तो साहब फ्लैश मेमोरी जो है ये सीपीयू के सबसे नजदीक में लगी होती है और सीपीयू की गति को बढ़ाने का काम करती है, ठीक है, इसको कहा जाता है फ्लैश मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी तीन प्रकार की होती है, रैम, रोम और फ्लैश। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी ऐसी होती है जो मुख्यतः कंप्यूटर के लिए काम में नहीं लाई जाती है, उसमें हमारा यूजर का डेटा सेव होता है, ठीक है। कौन सी होती है, सबसे पहले होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क, अरे इसके बिना तो कंप्यूटर चलता ही नहीं। हार्ड डिस्क जिसमें सारा डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सेव होता है ना। एंड्रॉइड जैसे आप मोबाइल खरीदते हो तो, सॉरी, एंड्रॉइड जो मोबाइल खरीदते हो तो एंड्रॉइड जिसमें इंस्टॉल होता है उसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। बड़े पैमाने पर डेटा को संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है ना। हमारे पास है, हमारी जो स्कूल में एक टीबी की हार्ड डिस्क रखी हुई है, जिसके अंदर आपके सारे पढ़ाई के वीडियोस वगैरह आते हैं, तो वो क्या है, वो हार्ड डिस्क ड्राइव है। दूसरी सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD, ये तो देखो HDD है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये है सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड डिस्क की तुलना में बहुत अधिक तेज गति से काम करती है और तेज सुरक्षा भी प्रदान करती है, एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क पुराने जमाने में चलती थी, आजकल के बच्चों को तो देखने को ही नहीं मिलती है, मैंने देखी हुई जिस समय में पढ़ा करता था, सन 2006 की बात मैं बता रहा हूँ, 2006, हाँ 2000, नहीं 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 2005, 2005 और 2006 में जब हम प्रोग्राम बनाते थे, जब मैं बीसीए कर रहा था उस समय, जो हम प्रोग्राम सेव करते थे, वो कॉलेज में प्रोग्राम बनाते उसको फ्लॉपी डिस्क में भर के हम घर पे लेके आते थे। तो फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार की डिस्क होती है, छोटी सी होती है, पुरानी तकनीक है, आजकल तो उपयोग में नहीं की जाती है, पर एक प्रकार की क्या होती है, एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी होती है ना, ये लिखा सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क, एसएसडी और फ्लॉपी डिस्क, ये क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये तो फिर भी आपने देखी है, सीडी और डीवीडी, देखो दोनों चीजें आपने देखी है, डेटा को संग्रहित करने में और डेटा को स्थानांतरित करने में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा को ले जाने में उपयोग की जाती है। क्या होती है, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी। डीवीडी भी वही है, लेकिन सीडी से थोड़ा ज्यादा डेटा आता है इसमें, इसलिए इसे डीवीडी कहा जाता है, ठीक है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव मतलब पेन ड्राइव, है ना। जो पेन ड्राइव होती है पोर्टेबल होती है, सुरक्षित डेटा संग्रहण के लिए उपयोग की जाती है। हमें कुछ डेटा को सेव करना है, मोबाइल में फोटो खींचे या वीडियो बनाए, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको अच्छे से हम सेव करके रखें, एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाएं, किसी को ट्रांसफर करें, शेयर करें, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, पेन ड्राइव यूज करते हैं। पेन ड्राइव को यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है, ये भी सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी, मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में रैम, रोम, फ्लैश, सेकेंडरी में हार्ड डिस्क, एसएसडी, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी और फ्लैश ड्राइव। ये प्रश्न तैयार कर ले में, ये प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, इसमें से कुछ भी आ सकता है, देखो, है ना। रैम की परिभाषा आ सकती है, रोम क्या आ सकती है, रैम रोम में अंतर आ सकता है, जो हमने कहाँ पढ़ा था, ये यहाँ पे पढ़ लिया था हमने, रैम और रोम का अंतर, ये भी आ सकता है ना। हार्ड डिस्क ड्राइव आ सकती है, फुल फॉर्म आ सकता है, HDD का फुल फॉर्म क्या होता है, देखो अब ये हमारे फुल फॉर्म में नहीं था, SSD का फुल फॉर्म नहीं था, तो ये फुल फॉर्म भी यहाँ से निकल सकते हैं, इसलिए सारे प्रश्नों की तैयारी करना है, प्रश्न कुछ भी आए
उत्तर तो हम लिखेंगे और अच्छे नंबरों से पास होंगे। पढ़ाई करना है और अच्छे से तैयारी करो, इन वीडियोस को ध्यान से देखो। ये हमारा तीसरा पार्ट अभी कंप्लीट होता है, चौथे पार्ट की तैयारी करेंगे, चौथा पार्ट आप लोगों के लिए बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखते रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें।